ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? CSS का इंट्रोडक्शन देखा था हम लोगों ने। ठीक है, पीछे आप लोगों ने देखे क्या लेक्चर CSS के? ठीक है, ठीक है। लास्ट लेक्चर में CSS का सिलेक्टर हम लोगों ने देखा तो हुआ था, सिलेक्टर वगैरह देखा था, उसका हिस्ट्री चेक किया था हम लोगों ने। उसके टाइप्स देखे थे। कितने टाइप्स थे? ठीक है, 3 टाइप है, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल वाला कैसे लिंक करना है आप लोगों को? हाँ, फिर ठीक है, न्यू फाइल क्रिएट करके हम HTML की फाइल में आते हैं, हेड में वहाँ पे कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, आज जो हमें देखना है CSS जब हम लिखेंगे तो उसके अलग अलग सिलेक्टर्स होते हैं। कल मैंने एक सिलेक्टर का टाइप बताया था जिसको एलिमेंट सिलेक्टर कहा जाता है, यानी डायरेक्टली हम लोग जैसे H1 वगैरह या पैराग्राफ को डायरेक्टली सिलेक्ट करते थे, लेकिन सिलेक्टर में और भी कई सारे सिलेक्टर्स आते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला जो हमने किया था इसको एलिमेंट सिलेक्टर कहा जाता है। ठीक है, यानी डायरेक्टली उस टैग को सिलेक्ट करना, आप लोग उसे सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर किसी ने कहा कि जब आप HTML का प्रैक्टिस कर रहे हो, मैं डायरेक्ट इस पे ही करके दिखाता हूँ, प्रैक्टिकली ही करते हैं, यानी आप लोगों को समझ में आएगा क्लियरली। कोड ओपन करते हैं हम लोग, VS कोड में ही जाके पूरा करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। selector.html। ऑनलाइन वालों को आवाज़ नहीं आ रहा होगा तो बताना, जिससे आज हम लोगों को यूनिट्स वगैरह सारी चीज़ें देखनी है। ठीक है, अब जैसे मेरे पास यहाँ पे एक H2 है, मैंने यहाँ पे डाल दिया कोडिंग सीखो। मेरे पास एक और H2 है जिसके अंदर मैंने लिख दिया हमिंग बाइट। ठीक है, अब इसके अलावा मेरे पास 2-3 पैराग्राफ भी होंगे। ठीक है, जैसे पैराग्राफ भी मैं यूज़ कर लेता हूँ, डमी पैराग्राफ डालता हूँ मैं। अब ये पैराग्राफ मेरे पास 2 है। ठीक है, अब सिलेक्टर का काम क्या होता है? डायरेक्टली आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे H2 या H1 या पैराग्राफ या इमेज वगैरह जो भी जितने टैग होंगे आपके पास, उसको डायरेक्टली सिलेक्ट करके उस पर हम स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं कौन सा स्टाइल यहाँ पे अप्लाई करूँगा, इसको क्या कहते हैं, कौन सा टाइप है ये? इंटरनल वाला है। ठीक है, मैं आप लोग को जब भी सिखाऊंगा तो मोस्ट ऑफ इंटरनल से ही सिखाऊंगा, लेकिन आप जब वेबसाइट बनाने बैठोगे तो हमेशा एक्सटर्नल यानी एक नई CSS फाइल बना के ही यूज़ करना है। अभी हम लोग छोटे छोटे प्रॉपर्टीज सीखेंगे, इसके लिए मैं इंटरनल में ही दिखाता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं जैसे कि पहला सिलेक्टर है जैसे H2, तो मैंने उसका बैकग्राउंड कलर दे दिया एक्वा। तो अब ये H2 जितने भी आपकी इस फाइल में होंगे सब पे बैकग्राउंड कलर अप्लाई करेगा। ठीक है, अगर रन करके इसे चेक करोगे तो 2 H2 थे मेरे पास, दोनों H2 पे उसने बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये सिलेक्टर का काम है, इसको एलिमेंट सिलेक्टर कहा जाता है। जैसे मैं अगर पैराग्राफ का फॉन्ट साइज चेंज करना चाहता हूँ तो मैं पैराग्राफ पे आता हूँ, यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया फॉन्ट साइज, मैंने दे दिया उसको 18 पिक्सल। अब ये सारी चीज़ें आएंगे, पिक्सल वगैरह क्या है, यूनिट इसको ही कहा जाता है, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ का जो साइज होता है फॉन्ट का वो 16 पिक्सल होता है, तो उससे बड़ा देना है अगर आपको बड़ा करना है, अगर छोटा करना है तो उससे छोटा देना है आप लोगों को। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अभी यहाँ पे एक चीज क्या डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है कि जितने H2 है उतने H2 पे चीजें अप्लाई कर रहा है, जितने पैराग्राफ है उतने पैराग्राफ पे सेम एज इट इज अप्लाई कर रहा है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे H2 का बैकग्राउंड कलर अलग चाहिए और ये वाले H2 का बैकग्राउंड यानी कोडिंग सीखो का बैकग्राउंड कलर अलग चाहिए, हमिंग बाइट का कलर अलग चाहिए बैकग्राउंड में, या फिर जैसे मेरे पास 2 पैराग्राफ है तो एक पैराग्राफ का फॉन्ट साइज 18 होना चाहिए, दूसरे का 20 होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए सिलेक्टर्स के अंदर ही अलग से 2-3 और सिलेक्टर बनाए जिसको कहा जाता है, एक होता है ID, एक होता है आपका
क्लास। ठीक है, अभी दोनों को रिप्रेजेंट करने का तरीका भी अलग है। जैसे यहाँ पे मैं लिख के दिखा देता हूँ आप लोगों को। अगर आप लोग आईडी यूज करोगे तो उसको हैश से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और जब आप लोग क्लास यूज करोगे तो उसको डॉट से डिनोट किया जाता है। ये हमेशा ध्यान में रखना है। अब ये लगाना कहाँ पे है, आईडी और क्लास, तो ये हमेशा आपके टैग्स के अंदर ही लगते हैं। कैसे, तो जैसे कि आपका ये h1 होगा तो h1 के अंदर ही आप उसे एक आईडी प्रोवाइड कर दोगे, आई इज इक्वल टू जैसे मैंने दे दिया उसको 1, ये आपका h1 क्लोज हो जाएगा। सेम इसी तरीके से क्लास को भी दिया जाता है। जैसे अगर आपके पास h2 है, उसमें आप क्लास देना चाहते हैं तो क्लास इज इक्वल टू जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया सिंगल। अब ये आपके ऊपर है, आपको जो देना है आप कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पे आप चाहे तो आपका नाम भी दे सकते हो, जो भी देना है वो आपके ऊपर है। अब दोनों के डिफरेंसेस क्या है वो भी अभी हम यहाँ पे समझेंगे। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले हम लोग इसका यूज करके देखते हैं। अब जब आप लोग क्लास पास करोगे तो जैसे मैं h2 में आ जाता हूँ, h2 के अंदर यहाँ पे मैंने दिया क्लास, और जैसे मैं इसको दे देता हूँ चलो 1 ही देते हैं, और यहाँ पे भी आ जाते हैं, यहाँ पे भी मैं क्लास दे देता हूँ। अब यहाँ पे भी क्लास अगर 1 दिया तो क्या होगा, ठीक है। अभी आते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। क्लास को डिनोट कैसे करना है, डॉट। ठीक है, तो डॉट क्लास नहीं लिखना है, डॉट 1 लिखना है, क्योंकि अभी आपने h2 में क्लास 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं चाहूँ तो अभी बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर सकता हूँ, जैसे एक्वामरीन। लेकिन अभी भी क्या होगा, दोनों जगह सेम टू सेम कलर अप्लाई करेगा। मुझे तो कोई एक ही कलर चाहिए था, तो फिर इसमें अभी आपको क्या करना होगा, दोनों के नाम अलग देने होंगे। सेम दोगे तो भी चलेगा, लेकिन सेम देने से क्या होता है, एक ही जगह फिर वही चीज अप्लाई हो जाएगी। तो आप क्या करो, यहाँ पे 2 दे दो, क्लास 2 दे दिया। अब h2 जो है आपका फर्स्ट वाला जिसको 1 क्लास दिया था उसका ही बैकग्राउंड कलर चेंज होगा। अब दूसरे को भी अगर आपको अलग कलर पास करना था तो यहाँ पे फिर से डॉट 2 यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे बैकग्राउंड कलर जो भी आपको देना है। जैसे मैंने ये वाला दे दिया, रन करोगे तो उसको कलर चेंज दिखेगा आप लोगों को। ठीक है, सेम इसी तरीके से पैराग्राफ पे भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। जो भी आपको क्लास देना है वो क्लास यहाँ पे डाल सकते हो, या फिर आईडी यूज कर सकते हो। अब आईडी के केस में आप लोगों को ध्यान में रखना है, यहाँ पे जैसे मैं आईडी भी दे सकता हूँ। आईडी जैसे मैंने दे दिया ए, ठीक है, A1 दिया मैंने आईडी इसको, और पैराग्राफ 2 में आ जाते हैं, यहाँ पे आईडी देता हूँ मैं A2। अब यहाँ पे ये चीज भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है, जब भी आप लोग नाम दोगे तो सिर्फ 1 वगैरह नहीं देना है, यानी आपका ये जो होता है इस तरीके से नहीं देना है, ये आपका वर्क नहीं करेगा। एटलीस्ट एक वहाँ पे अल्फाबेट होना चाहिए उसके साथ में, तभी काम करेगा। पहला आपका काम हमेशा 1 2 3 का फॉर्मेट नहीं यूज करना, यानी 1 के बाद में ए दोगे तो भी नहीं चलेगा। फर्स्ट लेटर हमेशा आपका कोई ना कोई एक अल्फा न्यूमेरिक यानी अल्फा कैरेक्टर होना चाहिए। जैसे कि मैंने ए दिया है, A1 A2, ये चलेगा। ये आईडी में ही नहीं, क्लास में भी सेम प्रोसेस है। दोनों जगह ये रूल्स आपको फॉलो करने हैं, ध्यान में रखना। अभी आईडी पे आ जाते हैं, तो आईडी को अभी कैसे डिनोट किया जाएगा, क्या लेते हैं, हैश। ठीक है, हैश A1। फिर यहाँ पे जैसे मुझे फॉन्ट साइज कुछ चेंज करनी है तो मैंने कर दिया 16 पिक्सल से आपको बड़ा देना है तो मैंने दे दिया 20 पिक्सल। ठीक है, A2 को अभी देंगे, आईडी यूज करो, और यहाँ पे मैं जैसे दे देता हूँ फॉन्ट साइज, मैंने अभी दिया 10 पिक्सल, यानी छोटा किया मैंने उसको और। ठीक है, और रन करके अभी चेक करो, आउटपुट आप लोगों को दिखेगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब दोनों का डिफरेंस भी समझ लो कि दोनों का डिफरेंस क्या है। अभी आपके मन में ये भी होगा कि यही सेम चीज अगर है तो मैं चाहूँ तो खाली आईडी यूज करूँ पूरे HTML पेज पे या CSS में तो भी चल जाता। तो क्लास क्यों बनाया गया, तो क्लास बनाने का काम क्या है कि क्लास जो होती है, एक ही वेब पेज पे आप मल्टीपल क्लासेस बना सकते हो सेम नेम से। जैसे मैंने क्या किया था, यहाँ पे डायरेक्टली 1 भी यूज किया था ना। तो क्लास का रूल क्या है कि आप एक ही पेज के ऊपर मल्टीपल क्लास यूज करके एक ही सिंगल नेम भी यूज कर सकते हो। लेकिन आईडी का काम क्या है, आईडी एक पेज पे एक ही बनेगी सेम नेम से। यानी आईडी ऐसा नहीं कि आप एक ही बार यूज करोगे, जैसे पैराग्राफ में यहाँ 2 है तो मैं 2 बार आईडी यूज कर रहा हूं, लेकिन उसका नाम क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। आ रहा है समझ में।
क्योंकि आईडी जैसे कि आप रियल लाइफ के एग्जांपल से अगर समझना चाहो तो आपका आधार कार्ड समझ लो, या फिर आप कॉलेज के क्लासरूम में बैठ रहे हो तो आपका रोल नंबर हमेशा यूनिक होता है, आईडी हमेशा यूनिक होती है, क्लास मल्टीपल दे सकते हो। जैसे कि आपके नाम, आपका नाम जो होता है घर पे आपका नाम कुछ अलग होगा, आपके मार्कशीट पे नाम अलग होगा, यानी एक नाम आपका हो सकता है घर के लिए, एक नाम आपका हो सकता है कॉलेज पे, आपके पैन कार्ड पे, आपके आधार कार्ड पे, सब जगह एक नाम अलग होगा। घर पे बुलाने का या दोस्तों का बुलाने का तरीका अलग होता है, बराबर, आपके नाम के लिए। तो नाम हमेशा आप चाहे जितने, यानी क्लास आप एक ही क्लास एक वेब पेज के अंदर एक ही नाम से कितनी बार भी यूज कर सकते हो, लेकिन आईडी हमेशा एक ही रहेगी, यूनिक। ठीक है, जैसे अगर क्लास के अंदर मैं चाहूं तो एक से ज्यादा नाम भी दे सकता हूं, जैसे 1 भी यहां पे दे दिया मैंने और उसी क्लास को मैंने 2 भी दे दिया, तो ये भी चलता है, लेकिन आईडी में ये चीज नहीं चलेगी। यानी जैसे आपका घर में नाम चिंटू पिंटू है और यहाँ पे क्लास में बुलाने का नाम समझ लो राकेश से, महेश से, कुछ भी हो सकता है जो आपका नाम रहेगा। तो एक ही क्लास को मैं मल्टीपल नेम भी दे सकता हूं, लेकिन एक आईडी को मैं मल्टीपल नेम नहीं दे सकता, और एक आईडी को एक वेब पेज के अंदर उस नाम के अलावा दूसरा नाम फिर से रिपीट नहीं कर सकता। आ रहा है क्या समझ में? जैसे अभी मैंने यहाँ पे 2 दिया है डायरेक्टली तो ये चलेगा, यहाँ पे 2 रखा है ना हमने, अभी अगर चेंज करके देखोगे आप तो आ रहा है क्या दोनों का बैकग्राउंड कलर? अभी मैंने क्लास एक ही रखा हुआ है दोनों का, यहाँ पे देखो H2 का क्लास मैंने 1 रखा है, H2 का क्लास 1 और 2 दोनों रखा है, बराबर। और मैंने यहाँ पे कॉल क्या किया है, बैकग्राउंड कलर 1 के लिए एक्वामरीन और 2 के लिए दूसरा एक कलर दिया हुआ है। तो दूसरा कलर वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट कर रहा है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे दूसरा कलर यानी दूसरा नेम देके रखा हुआ है, इसके लिए वो एक ही कलर यूज नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये देखो डिफरेंट कलर है, ठीक है। तो इस तरीके से आईडी और क्लास का डिफरेंस आपको समझ के रखना है, ये पूछा जा सकता है इंटरव्यू में। अगर फ्रंट एंड डेवलपर में जाते हो तो आईडी और क्लास का डिफरेंस बताते आना चाहिए आप लोगों को। सिंपल यूज आपको ध्यान में रखना है कि आईडी यानी एक आपका यूनिक नंबर हो गया, जैसे आधार कार्ड एक ही होता है, वो कभी रिपीट नहीं हो सकता। या जैसे कि उनका एक रोल नंबर 1 है तो आपका भी रोल नंबर 1 रहेगा, कभी नहीं होगा। ये आईडी होता है। क्लास अलग अलग, कितने भी एक पर्सन के कितने भी नाम हो सकते हैं और वो क्लासरूम में कितने भी हो सकते हैं। जैसे राकेश नाम के 2 पर्सन भी हो सकते हैं एक ही क्लासरूम में, हो सकते हैं ना, होते हैं कहीं कहीं पे कि अगर 150 बच्चों का अगर ग्रुप है एक क्लासरूम के अंदर, उसमें एक ही नाम से 2 स्टूडेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी चीजें अलग होगी, उनके रोल नंबर अलग होंगे, तो वो आईडी हो गई, क्लास नेम हो गया। क्लियर है ये चीज? तो ये एक सिलेक्टर है, पहला हमने देखा एलिमेंट सिलेक्टर, अभी दूसरा देखा, और तीसरा क्लास और आईडी। अब इसके बाद देखते हैं एक होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर का काम क्या होता है? यूनिवर्सल सिलेक्टर हमेशा आप लोग डिनोट करोगे स्टार से, इस तरीके से। अब यूनिवर्सल का नाम ही जैसे यूनिवर्स यानी क्या, सब, ठीक है। तो अगर यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर आपने कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई की तो वो पूरे पेज पे जितने भी टैग्स होंगे उस पे अप्लाई हो जाएगा। अगर जैसे मैंने यहाँ पे यूनिवर्सल सिलेक्टर में कलर डाल दिया रेड, तो अभी कलर रेड का मीनिंग क्या हुआ कि जो भी टेक्स्ट आप लिखोगे आपके इस वेब पेज पे सबका कलर क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट रेड हो जाएगा। आया? ठीक है। H2 का भी होगा, पैराग्राफ का भी होगा। अब चाहे यहाँ पे H1 कितने ही पढ़े हो, कितने ही पैराग्राफ पढ़े हो, कितने ही H3 पढ़े हो, जो भी पढ़ा होगा, जितने भी टेक्स्ट होंगे वो सारे टेक्स्ट का कलर बाय डिफॉल्ट ही क्या कर देगा, रेड कर देगा। आया ध्यान में? चेंज करना होगा तो यूनिवर्सल सिलेक्टर आपको हटाना पड़ेगा। अब यूनिवर्सल सिलेक्टर बनाया क्यों गया, तो सबसे पहले अभी आगे मैं लेक्चर में पढ़ाऊंगा, पेडिंग मार्जिन होती है एक कंसेप्ट, वो हम डायरेक्टली 0 करते हैं जब CSS यूज करते हैं पहले ही, ठीक है। वो बताऊंगा मैं जब आएगा वो टॉपिक। तो अभी खाली ध्यान में रखो कि यूनिवर्सल सिलेक्टर का काम है कि उस पेज के अंदर सभी के ऊपर वो बाय डिफॉल्ट अप्लाई कर देगा। अगर मैंने यहाँ पे दे दिया फॉन्ट साइज, या फिर मैं डायरेक्ट फॉन्ट फैमिली यानी कुछ भी देता हूं यहाँ पे, जैसे कि कर्सिव कर देता हूं, बाय डिफॉल्ट हमारा टाइम्स न्यू रोमन होता है, ठीक है, फॉन्ट का, ये ध्यान में रखना। और अभी मैंने कर्सिव किया तो अभी देखो ये सभी जगह उसने क्या कर दिया, कर्सिव में टाइप कर दिया, ठीक है। तो यूनिवर्सल का काम वही है कि पूरे पेज पे एक ही साथ अप्लाई कर देना। क्लियर है?
ठीक। इसके बाद और एक सिलेक्टर है जिसको कहा जाता है ग्रुपिंग सिलेक्टर। ग्रुपिंग यानी क्या कि जैसे आपको H2 और पैराग्राफ में एक ही चीज अप्लाई करनी है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले यहाँ पे अगर अभी तो जैसे आपको पता है तो आप एक बार H2 पे अप्लाई करोगे और एक बार पैराग्राफ पे अप्लाई करोगे, ठीक है। लेकिन मैं चाहूँ तो H2 के बाद इस तरीके से P लिख के उसके ऊपर जो भी मुझे अप्लाई करना होगा, जैसे मैं बोल देता हूँ कि मुझे इसकी बैकग्राउंड कलर वगैरह हमने सब दे दिया है ना, कलर भी दे दिया है। चलो हाइट और विड्थ सेट करके दिखाता हूँ मैं। विड्थ दे देता हूँ मैं 300 पिक्सल। मैंने H2 को भी विड्थ दिया है और पैराग्राफ को एक विड्थ दे दिया है। अगर ये दिखेगा नहीं तो इसके लिए मैं एक बॉर्डर भी लगा देता हूँ। ये सारी चीज़ें अभी आगे हम पढ़ेंगे, बॉर्डर कैसे लगानी है सब मैं बताऊंगा। अभी आपको दिखे इसके लिए मैं बता रहा हूँ। 2 पिक्सल सॉलिड रेड मैंने कर दिया। अब देखो लगा, ठीक है, सारे H2 पे लग गया और सारे पैराग्राफ पे भी लग गया। कैसे लगा, तो ग्रुपिंग की मदद से, यानी एक ही लाइन में मैंने लिखा है, H2 लिख दिया, पैराग्राफ लिख दिया। आ रहा है ध्यान में? अगर मेरे पास एक इमेज होती, यहां पे अभी देखो एक img टैग मैंने यूज किया, src, कोई भी एक इमेज यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं। जैसे ये इमेज है, इसकी विड्थ में कर देता हूँ छोटी 300 280 पिक्सल, ठीक है, और रन करके चेक करो। अभी आ रहा है, इमेज दिख रही है हमें, ठीक है। और अब इमेज को भी मुझे बॉर्डर देना था, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, कॉमा img, ठीक है, और अभी रन करके उसे चेक कर लो, हो गई। अभी एक चीज यहां पे नोटिस करो, मैंने इमेज को विड्थ कितना दिया था, 280 दिया था, लेकिन ग्रुपिंग में मैंने क्या बताया है, विड्थ 300 होनी चाहिए और उसके चारों साइड बॉर्डर आनी चाहिए। तो उसने इमेज को 300 बाय डिफॉल्ट कर दिया और इमेज को बॉर्डर भी पास कर दिया। यानी मुझे अभी 3 बार ये लिखना नहीं पड़ा। अभी पहले मैंने जो बताया क्या क्या करना पड़ता है आपको, अगर यही चीज सब पे अप्लाई करनी पड़ती तो H2 पे भी सेम प्रोसेस, विड्थ बॉर्डर, फिर पैराग्राफ, फिर इमेज, इस तरीके से करना पड़ता। लेकिन अगर एक ही चीज आपको 4-5 एलिमेंट्स पे सेम टू सेम अप्लाई करनी है तो आप ग्रुप में उसे लिख के अप्लाई कर सकते हो एक ही बार में। इसको ग्रुपिंग सिलेक्टर कहा जाता है, ठीक है, क्लियर है? ग्रुपिंग सिलेक्टर, कुछ डाउट इसमें? ठीक, ये ध्यान में रखो, ये सारी चीजें आप लोगों को आगे काम में आएगी। अब देखते हैं, मैं क्या करता हूं, इसको एक डिव के अंदर डालता हूं। इस 2 के मैंने डाल दिया एक डिव में, और उसी के अंदर एक पैराग्राफ छोटा सा मैं डाल देता हूं, ठीक है। क्लास को हम लोग यहां से हटा देते हैं। डिव को मैं अभी कुछ नहीं दे रहा हूं, अभी सारी ये स्टाइलिंग में यहां से हटा देता हूं, और सिलेक्टर का जो टाइप है वो करके दिखाता हूं। अभी एक ऐसा भी सिलेक्टर है जैसे कि डिव के अंदर स्पेस देके डायरेक्टली मैं यूज करना चाहता हूं H2 को, तो ऐसे भी यूज किया जाता है। तो लेकिन ये किस पे अप्लाई होगा, डिव के अंदर जो H2 है उस पे, उसका जैसे मैंने कर दिया बैकग्राउंड कलर एक्वामरीन, सेव किया, रन करके चेक करो, दिखेगा आपको, ठीक है। ऐसे भी यूज किया जाता है। फिर एक तरीका और है, डिव के अंदर जो चाइल्ड है यानी H2 उसके ऊपर अप्लाई करो, या फिर उसके अंदर जो चाइल्ड है पैराग्राफ उसके ऊपर अप्लाई करो। बैकग्राउंड कलर जिससे हमने कर दिया ब्लू, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन ये पेरेंट और चाइल्ड के टाइप में यूज होगा। यानी पेरेंट कौन है अभी यहां पे, कंटेनर, कंटेनर यानी कौन, डिव है, डिव के अंदर उसके चाइल्ड क्या है, H2 है, पैराग्राफ है। तो ये इसी कंडीशन में यूज होगा, डायरेक्टली यूज नहीं होगा, ये ध्यान में रखना। अगर यहां पे आपने ग्रुप बना दिया इसको, तो क्या करेगा ये, अगर डिव और H2, अब क्या करेगा,
ड्यू पे भी बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देगा प्लस H2 पे भी बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देगा। हमें पूरे वो कंटेनर पे अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। मुझे क्या करना था, सिर्फ H2 पे अप्लाई करना था, तो मैंने ड्यू स्पेस H2 यूज किया, ठीक है। क्लियर है। इसको स्पेस एलिमेंटर कहा जाता है और इसको चाइल्ड एलिमेंटर कहा जाता है, ठीक है। एडजेसेंट वगैरह ऐसा कुछ बोलते हैं इसको, चाहे तो यहां पे देख लेते हैं। सिलेक्टर्स इन CSS एडजेसेंट ही बोलते हैं मेरे ख्याल से। ठीक है, कॉम्बिनेटर कहा जाता है उसको, कॉम्बिनेटर सिलेक्टर है आपका ये। जैसे आप प्लस भी यूज कर सकते हो, स्पेस यूज कर सकते हो, या फिर लेस देन ग्रेटर देन का साइन इस तरीके से यूज किया जाता है। इसको कॉम्बिनेटर सिलेक्टर कहा जाता है, ठीक है। बेसिक वाला मैंने आप लोगों को बता दिया है, स्पेस वगैरह, एलिमेंट, डायरेक्ट क्लास, ये सारी चीजें हमने देख ली है। अब दो जो बचते हैं, एक है आपका पीसीडो और पीसीडो क्लास और पीसीडो एलिमेंट, ठीक है। ये मोस्ट ऑफ आपको आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। एक अभी देख लेते हैं एट्रीब्यूट सिलेक्टर, ये भी आप लोग जब फॉर्म टैग यूज करोगे मोस्ट ऑफ तब काम में आता है, ठीक है। और ये जो पीसीडो वाला है, ये होवर इफेक्ट जो दिखाई जाती है उसके लिए। अगर अभी मैं करके दिखाना चाहूँ पीसीडो क्लास वाला, तो जैसे कि अगर मुझे H2 पे एक होवर चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखूंगा होवर। जब H2 पे जाए तो उसका बैकग्राउंड कलर हो जाए एक्वा। अभी H2 का बैकग्राउंड कलर क्या है, एक्वा मरीन है। चलो यहाँ पे मैं कलर भी चाहे तो और दूसरा कर देता हूँ, जैसे कि ग्रीन कर देता हूँ। अब ये पीसीडो एलिमेंट, पीसीडो क्लास वाला सिलेक्टर है। जैसे कि H2 पे जब जाएगा तो ये देखो बाय डिफॉल्ट आया कलर। अब ऊपर जाएंगे तो उसका कलर पहले क्या था, एक्वा मरीन था, अब क्या हो गया, ग्रीन हो रहा है, ठीक है। तो इसको पीसीडो क्लास एलिमेंटर कहा जाता है, ठीक है। होवर होते हैं, फोकस होते हैं, ऐसे कई सारी चीजें हैं। जब उसका यूज आएगा तब मैं वो आपको क्लियर करवा दूंगा, अभी सिर्फ करके दिखा रहा हूं। तो ये देखो H2 पे जब आपका कर्सर जाएगा, मैंने 2-3 लेक्चर पहले HTML में बताया था, किसी ने यहाँ पे शायद क्वेश्चन पूछा था ऑनलाइन वालों में ही, होवर वगैरह क्या है, तो मैंने बताया था कि वो CSS में पूरा कंसेप्ट ही है, तब मैं समझाऊंगा आप लोगों को। अभी सिर्फ एक चीज करके दिखा दे रहा हूँ। अभी होवर का और काफी बड़ा टॉपिक है, बताऊंगा आगे आप लोगों को मैं, ठीक है। पीसीडो ये क्लास एलिमेंटर है, और एक है आपका क्या है, पीसीडो एलिमेंट है सिर्फ। तो ये जब आपका यूज होता है, जैसे कि ये बिफोर, आफ्टर, फर्स्ट, तो ये क्या होता है, एग्जाम्पल है बिफोर यानी किसी वर्ड के पहले का जो कैपिटल लेटर अगर आपको करना है उसका कुछ हाइट एकदम बड़ा कर देना। अगर कोई आप टेक्स्ट पढ़ रहे हो पेपर में, कहीं कहीं पे देखोगे तो पहला जो पी होता है या कुछ भी होगा, जो टेक्स्ट का फर्स्ट वर्ड का पहला जो लेटर होगा वो एकदम बड़ा दिखाई देता है, फिर नीचे से पैराग्राफ स्टार्ट होता है आपका, ठीक है। तो इसके सिलेक्ट कैसे करवाया जाता है, तो वो पीसीडो एलिमेंट से सिलेक्ट करवाया जाता है। एलिमेंट यानी किसी सिंगल चीज को सिलेक्ट करना, ठीक है। जैसे यहाँ पे बताया है कि आप बिफोर भी यूज कर सकते हो, आफ्टर यानी लास्ट वर्ड को भी बड़ा कर सकते हो, पहला अगर बड़ा नहीं करना है तो जब पैराग्राफ खत्म होगा तो लास्ट वाले को। फिर फर्स्ट लाइन यानी फर्स्ट जो लाइन रहेगी उसको कुछ आपको बड़ा या कुछ कलर में दिखाना है तो भी यूज होता है। ये सारी चीजें हम लोग आगे देखेंगे। और एट्रीब्यूट सिलेक्टर होता है। एट्रीब्यूट सिलेक्टर जब आपका फॉर्म होता है, जैसे कि यहाँ पे दिखा है टाइप सबमिट, टाइप आपका टेक्स्ट हो गया, टाइप आपका पासवर्ड हो गया, उस पर कुछ भी आपको काम करना है, CSS अप्लाई जब करना रहेगा तो डायरेक्टली इस तरीके से भी यूज किया जाता है। यानी एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करके भी CSS अप्लाई किया जाता है, ठीक है। छोटा सा चाहे तो करके दिखा देता हूं। चलो, जब फॉर्म डिजाइन करना रहेगा तो ये मैं चीजें आप लोगों को करके दिखाऊंगा ये सारी। छोटा सा अभी एक एग्जांपल करके दिखाता हूं। इनपुट टाइप टेक्स्ट, टेक्स्ट में चाहे तो वही रखो, नेम के अंदर आपको जो भी रखना है, यहाँ पे फर्स्ट नेम डाल दिया मैंने, आईडी में भी चाहे तो फर्स्ट नेम डाल दिया। अब मैं चाहूं तो ये आईडी फर्स्ट नेम को भी डायरेक्ट सिलेक्ट करके भी इस पर स्टाइल कर सकता हूं, बराबर। और मैं चाहूं तो ये इनपुट टाइप जो इस तरीके से लिखा है, डायरेक्ट इसको भी कॉपी करके इसको कैसे यूज करेंगे, जो आपको मैंने एलिमेंटर सिलेक्टर बताया, तो इसके लिए डायरेक्टली यहाँ पे यूज होता है आपका स्क्वायर ब्रैकेट। इस तरीके से इसके अंदर आपको उसे पेस्ट कर देना है, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करना है, और इसमें चाहे तो आप डाल दो, बॉर्डर लगी होती है ना, मैं बॉर्डर को कर देता हूं नन। नन कर दूंगा तो क्या होगा, बॉर्डर जो पहले दिखती है वो गायब हो जाएगी, ठीक है। रन करके चेक करो,
अभी आपको यहाँ कहीं पे वो होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, अभी नन कर दिया तो शायद नहीं दिख रहा है, ऊपर था ना, हाँ यहाँ पे है वो, ये देखो, ठीक है, मैंने नन किया था इसके लिए वो दिख नहीं रहा है, लेकिन पोजीशन है वहाँ पे जाके जब मैं क्लिक करूँगा तो ऐसे आ जाएगा। अब वो बॉर्डर को अगर आपको कुछ और डिज़ाइन देना है, कलर देना है, तो वो भी किया जा सकता है। जैसे अगर मैं बॉर्डर की जगह पे ही अभी यहाँ पे बॉर्डर रेडियस जैसे मैंने बताया था कि उसको हम चाहे तो ज़्यादा इसका स्क्वायर साइज चेंज कर सकते हैं, ये देखो, ठीक है। तो ऐसे उसके ऊपर अप्लाई CSS किया जा सकता है। तो ये होता है आपका एट्रीब्यूट सिलेक्टर, ठीक है। आया ध्यान में सारी चीज़ें, इतने ही सिलेक्टर है, ये सारे आपको ध्यान में रखने हैं प्रॉपरली। ये आप जब भी प्रोजेक्ट बनाने बैठोगे सब जगह काम में आता है, आप अलग अलग तरीके से अलग अलग सिलेक्टर को यूज़ करोगे। मोस्ट ऑफ टाइम जो यूज़ में ज़्यादातर आते हैं वो, चाहे तो मैं बता देता हूँ, मोस्ट ऑफ टाइम आप जब यूज़ करोगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर आप लोग सिलेक्टर वाला यूज़ करते हो कहीं कहीं पे, जो डायरेक्टली H1 H2 ये भी यूज़ किया जाता है। लेकिन 50% टाइम अब जब पूछोगे तो क्लास 30 या 20 टाइम आप पूछोगे तो मेरे ख्याल से ID वाला यूज़ होता है, क्योंकि जो ड्यू बनाए जाएंगे उसमें ID दी जाती है मोस्ट ऑफ टाइम, फिर उसके अंदर जो चीज़ें होती है उसको क्लास दिए जाते हैं, तो ऐसे यूज़ किए जाते हैं। फिर बाद में आपका यूनिवर्सल आपका 1% या 2% टाइम यूज़ होता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप बाय डिफ़ॉल्ट दे देना चाहते हो पहले से ही, जो आपके वेब पेज पे एक ही बार देना चाहते हो, तो डायरेक्टली क्या करेंगे, उसको हम डायरेक्ट यूनिवर्सल में पास कर देते हैं। वो कैसे पास करेंगे वो अभी आगे बताऊँगा आप लोगों को। तो ऐसे ये यूज़ किए जाते हैं। क्लियर है सिलेक्टर? किसी को कोई डाउट? ठीक है, आ जाते हैं अभी दूसरा जो टॉपिक है वो है हमारा यूनिट्स, ठीक है। यूनिट्स यानी वैल्यूज पास करना, जो वैल्यूज हम लोग पास करते हैं, ठीक है, उसको कहा जाता है यूनिट्स। अब यूनिट्स भी काफ़ी तरीके से पास करते हैं, अभी तक मैंने आप लोगों को सिर्फ पिक्सल दिखाया है, ठीक है। जैसे विड्थ मुझे देनी होती थी इमेज की, तो मैं क्या यूज़ कर रहा था, PX, जिसको पिक्सल कहा जाता है। ये आपका स्टैंडर्ड तरीका है, मोस्ट ऑफ टाइम ज़्यादातर लोग यही यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक होता है EM, दूसरा होता है REM, तीसरा है आपका VH, चौथा है VW, और कई सारे इसके अंदर होते हैं। जैसे पांचवा है आपका परसेंटेज, ठीक है, ये इस तरीके से यूज होते हैं। और PX जैसे कि इंच में EN होता है, सेंटीमीटर में CM होता है, तो ऐसे भी यूनिट्स यूज किए जाते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है इसको कहा जाता है फिक्स्ड। PX, इंच, सेंटीमीटर, ये क्या होता है आपका फिक्स होता है। लेकिन EM, REM, VH, VW और परसेंटेज ये आपका फिक्स नहीं होता है, ये वेरिएबल होता है, ठीक है। इसको आप कैसे भी दे सकते हो। अब 1 EM यानी होता है 16 पिक्सल, 1 REM भी 16 पिक्सल, बाकी ये VH, V हाइट, परसेंटेज आपके हिसाब से आप दे सकते हो, ठीक है। VH यानी इसका फुल फॉर्म है व्यू पोर्ट हाइट, ठीक है। VW का फुल फॉर्म है व्यू पोर्ट विड्थ। अब ये क्या होता है, व्यू पोर्ट और व्यू पोर्ट हाइट, यानी व्यू पोर्ट यानी आपका जो वेब ब्राउजर दिखता है उसका विड्थ, ठीक है, पूरा का पूरा। डायरेक्टली आप क्या दे सकते हो, इसको 100% दे दोगे तो जितना उसका आपके स्क्रीन का विड्थ होगा बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपने व्यू पोर्ट VH यानी हाइट आपने 100 पिक्सल कर दिया तो व्यू पोर्ट की जितनी हाइट रहेगी ऑटोमेटिकली वो पूरा का पूरा ले लेगा, ठीक है। हम लोग करके देखते हैं इसको। ठीक है, मैं क्या करता हूं, यहां से ये सारी चीजें हटा देते हैं पहले। यूनिट्स वाला कंसेप्ट अच्छे से समझो अभी। सारी एक एक छोटी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब प्रोजेक्ट बनाने बैठोगे तो आपको सारी चीज़ें पहले से बाय डिफ़ॉल्ट मिलने वाली है। स्क्रैच से आप कंपनी में जाओगे तो प्रोजेक्ट नहीं मिलने वाला आप लोगों को कि डायरेक्टली होम पेज बनाओ, अबाउट बनाओ, ये बनाओ।
बना बनाया चीज़ रहेगा, उसमें खाली चेंजेस करने होते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि व्यू पोर्ट लिखा है तो ये किस लिए काम में आता है, आरईएम लिखा है तो उसका काम क्या है, सिलेक्टर अगर कहीं पे पीसीडो सिलेक्टर लिखा हुआ है तो उसका यूज़ क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट, इसके लिए बेसिक से सारी चीज़ें बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। अब आ जाते हैं जैसे कि सिलेक्टर मुझे यूज़ करने हैं, सॉरी यूनिट्स यूज़ करने हैं। तो पहला जो है पिक्सल, जैसे मेरे पास एक डिव है, ठीक है, इस डिव को डायरेक्टली अगर आप कोई डिज़ाइन देना चाहते हो तो मैंने ये डिव को सिलेक्ट किया सिंपल सिलेक्टर से, ठीक है, इसको मैंने एक विड्थ दे दी, अभी मैं देता हूँ चाहे तो इसको 100 पिक्सल, ठीक है, और हाइट मैंने इसको दे दी 100 पिक्सल, और इसके अंदर एक बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ। रन करके चेक करो, एक छोटा सा अभी खाली आपको स्क्वायर बॉक्स दिखेगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना था, मुझे पूरी हाइट जो है, सॉरी ये जो इसकी हाइट है पूरी की पूरी, उसको एक कलर पास कर देना है और विड्थ को भी, ठीक है। तो इसी बॉक्स को मैं चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, अभी यहाँ पे पिक्सल्स, यानी मुझे एग्जैक्ट हाइट पता नहीं है पूरी और एग्जैक्ट विड्थ भी पता नहीं है अपने लैपटॉप की, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे विड्थ क्या करूँगा यहाँ पे पास 100 VH, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी विड्थ ले रहे ना, तो VW यानी व्यू पोर्ट विड्थ, जितना भी व्यू पोर्ट आपको दिख रहा है आपके लैपटॉप का या आपके स्क्रीन का, मोबाइल का, टैबलेट का, उतना ये यूज कर लेगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। और 100 अगर मैंने कर दिया VH हाइट, तो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, जितनी हाइट उसको दिख रही है उतनी पूरी की पूरी हाइट वो यूज कर लेगा। अब अगर इसको रन करके देखोगे तो अभी जितना उसके पास हाइट और विड्थ दिख रहा था पूरा उसने यूज कर लिया, ठीक है। ये व्यू पोर्ट हाइट और व्यू पोर्ट आपका विड्थ का कॉन्सेप्ट है। अगर आधा दोगे तो आधा यूज करेगा, जैसे मैंने अगर 50 दिया तो 50 यूज करेगा वो, 50 यानी आपकी स्क्रीन का 50%, ठीक है। अगर 10 दिया तो क्या करेगा, 10% ही यूज करेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसे दिया जाता है ये आपका व्यू पोर्ट और व्यू हाइट, ठीक है। अब परसेंटेज वाला कंसेप्ट भी इसके तरीके से ही सेम ही होता है, जैसे अगर मैंने 100% दे दिया यहाँ पे तो ये 100% विड्थ यूज करेगा, और हाइट मैंने जैसे यहाँ पे खाली व्यू पोर्ट में रखी 50 VH, तो इस तरीके से वो यूज करेगा, ठीक है, चलेगा। परसेंटेज वाला कंसेप्ट इस तरीके से है। पिक्सल वाला ऑलरेडी मैंने आप लोगों को करके दिखाया हुआ है, पिक्सल कैसे यूज करते हैं, तो आपको चाहे तो यहाँ पे पिक्सल में जब वैल्यू पास करोगे, मैंने दे दिया यहाँ पे 500 पिक्सल, तो विड्थ वो यूज करेगा 500 पिक्सल, ठीक है। मेरे ख्याल से इसकी पूरी 1500 पिक्सल लैपटॉप की स्क्रीन की साइज है, ठीक है। एक अंदाजा मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं होगा, थोड़ा ऊपर नीचे रहता है वो, ठीक है। तो पिक्सल इस तरीके से यूज किए जाते हैं। अभी REM EM कहाँ यूज करना है वो देखो। अब REM EM आपका मोस्ट ऑफ टाइम पैराग्राफ वगैरह पे, टेक्स्ट पे यूज किए जाते हैं, जैसे कि पैराग्राफ यहाँ पे मैंने यूज किया, लोरेम 20 एक मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। सेव करके रन करके चाहे तो चेक कर लो, अभी उसके अंदर आपको ये पैराग्राफ मिलेगा। अब मुझे इसकी साइज चेंज करनी है पैराग्राफ की, फॉन्ट की, तो मैंने P टैग यूज किया, यहाँ पे मैंने यूज किया फॉन्ट साइज, अब मैं यूज करता हूँ 1 REM, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ही आपका 16 पिक्सल जैसा था वैसा ही दिखेगा, ठीक है। अब आपको इसको बढ़ाना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे दोगे अभी क्या 2 REM, अब देखोगे तो वो बढ़ गया है। ये मल्टीप्लाई होता है 16 इंटू 16, 16 इंटू 16 यानी 32 पिक्सल का आपका फॉन्ट हो जाएगा, लेकिन ये काउंट करते रहना पड़ेगा आपको मल्टीप्लाई। 3 REM दोगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, उसी तरीके से, और 16 उस पर प्लस कर दो तो बढ़ जाएगा। तो ये आपको ये ऐसे यूज करना है। REM EM भी आपका सेम इसी तरीके से चलता है, जैसे मैंने यहाँ पे दिया 2 EM, तो ये आपका 2 EM सेम एज इट इज आएगा, ठीक है। लेकिन EM की कंसेप्ट जो है वो पेरेंट में ही ज्यादातर काम में आती है, जैसे कि ये आपका पेरेंट के अंदर जो चाइल्ड होता है, चाइल्ड पे ही काम में आती है, यानी चाइल्ड को चाहे तो आप पहले से भी बाय डिफॉल्ट कुछ दे सकते हो। जैसे ड्यू के अंदर मैंने दे दिया
कि फॉन्ट साइज बाय डिफॉल्ट रखी जाए 20 पिक्सल, ठीक है। और मैंने यहां पे बता दिया है अभी फॉन्ट साइज क्या है 2 EM, तो 20 इंटू क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा 2 EM यानी, तो अभी ये और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। EM वाला कंसेप्ट कैसे चलता है, पेरेंट पे पहले कुछ ना कुछ देना पड़ेगा आपको, डायरेक्टली दोगे तो भी चलता है, लेकिन कंसेप्ट इसकी ये है, इसका रूल ये है कि ये जो आपका पेरेंट है ड्यू को पहले से कुछ ना कुछ आपने देके रखा होगा। फॉन्ट साइज जैसे मैंने दिया है 20 पिक्सल, तो 20 पिक्सल के अंदर जब पैराग्राफ में मैं जाऊंगा यानी चाइल्ड में मैं जब जाऊंगा 2 EM डालूंगा, तो 2 EM का मीनिंग क्या हो जाएगा बाय डिफॉल्ट 20 इंटू 20 40 पिक्सल। अगर मैं यहाँ पे 3 EM करूंगा तो 60 पिक्सल हो जाएगा, 60 EM यानी पिक्सल जो भी है आपका इस तरीके से बड़ा होते जाएगा वो, ठीक है। तो ये पेरेंट को पहले फॉलो करता है, पेरेंट पे जो साइज दी होगी उस साइज को मल्टीप्लाई करते जाएगा, लेकिन REM ये कंसेप्ट फॉलो नहीं करता, ये कंसेप्ट फॉलो करता है सिर्फ EM, ठीक है। क्लियर है ये चीज, कुछ डाउट है इसमें? हाँ क्लियर है। बाय डिफॉल्ट अगर ये नहीं लगाया होता तो EM का साइज और REM का साइज बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल होता है, ये भी ध्यान में रखो, ठीक है। तो ये होते हैं आपके यूनिट्स, इस तरीके से यूनिट्स आपको यूज करने हैं, ठीक है। लास्ट एक कंसेप्ट बता देता हूं आप लोगों को, जो है कलर्स। कलर्स के अंदर अलग अलग कलर्स कैसे यूज किए जाते हैं वो देख लेते हैं अभी हम लोग। अब कलर्स देने के टोटल 5 तरीके होते हैं। अगर आपको पूछा गया कि कलर्स के कितने टाइप्स हैं, ठीक है, तो पहला तरीका है नेम, जो हमें बाय डिफॉल्ट पता है। अभी आपको नेम कितने पता होंगे बाय डिफॉल्ट 15 या 20 पता होंगे, रेड, येलो, ग्रीन, इस तरीके से वायलेट, ठीक है। लेकिन कलर्स मिलियंस में होते हैं, अगर उसके टाइप्स देखने जाओगे तो मिलियंस में होते हैं, मिलियंस कलर्स के फॉर्मूलेज होते हैं। तो सेकंड जो टाइप होता है उसको कहा जाता है हेक्स, हेक्स कोड। थर्ड जो होता है आपका RGB, फोर्थ है आपका RGBA, फिफ्थ है आपका मेरे ख्याल से हेक्स हो गया, RGB हो गया, HSL, ठीक है, HSL, और उसमें सिक्स्थ टाइप भी आता है HSLA, ठीक है। तो इस तरीके से ये टोटल इसके पूरे टाइप से जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं, इसके अलग अलग कोड होते हैं। वो कोड अभी चाहे तो मैं अभी आप लोगों को रन करके दिखाता हूँ, सारी चीजें देखते हैं ये सारी हम लोग। HSL, HSLA। अब कलर्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन से, जैसे हम लोग यहाँ पे कलर्स इन HTML CSS चाहे HTML जो भी डालोगे आपको मिलेगा। तो जैसे कि यहाँ पे भी आप लोगों को बाय डिफॉल्ट जेमिनाई भी बताता ही है, कलर्स पहले कीवर्ड यानी नेम से डायरेक्टली आप लोग डिफाइन कर सकते हो जो भी आप लोगों को देना है, जैसे रेड, ब्लू, ग्रीन, लेकिन कितने ही याद रखोगे आप लोग ये सारी चीजें, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल पहला कोड होता है, हेक्स कोड। जैसे हेक्स कोड आपका चालू होता है कहां से, 0 से लेके 255 तक, ये मिलियंस में बना सकते हो, कॉम्बिनेशन बनते हैं इसके, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया है उन्होंने, जैसे कि #FF0000 तो होता है आपका रेड। अभी ये सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको जैसे कि HTML पे ही या गूगल पे जाके सर्च करके वहां से कोड कॉपी पेस्ट करना है, जैसे एंटिटीज वाला मैंने बताया था, ठीक है। फिर आपका आता है RGB और RGBA। RGB का फुल फॉर्म होता है रेड, ग्रीन और ब्लू, ये तीनों कलर को मिला के मिलियंस ऑफ कलर्स बनाए जा सकते हैं। इसका भी वैल्यू स्टार्ट होता है 0 से लेके 255 तक, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप लोग देखोगे तो आप लोगों को दिख रहा होगा, ये देखो ये बना है, यानी लिखा जाता है RGB ब्रैकेट्स, फिर यहाँ पे जैसे 0 लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने 00, यहाँ पे लिख दिया मैंने 255, ऐसे भी एक कोड आपका कलर बन जाएगा। फिर से RGB मैंने लिख दिया, यहाँ लिख दिया मैंने 155, यहाँ पे लिखा मैंने 10, यहाँ पे लिख दिया मैंने 200, तो ये एक अलग कलर बन गया आपका। तो ऐसे मिलियंस ऑफ कलर्स ऐसे बनते रहेंगे आपके। अब A क्या है, तो A का फुल फॉर्म है अल्फा। ये क्या करता है, आपका फेड करने का काम करता है। अगर कलर आपका इस तरीके से पूरा गाढ़ा है, इसको थोड़ा सा आपको डल करके दिखाना है, तो वहां पे काम में क्या आएगा, अल्फा, जिसकी वैल्यू होती है 0 से लेके
0.1 से लेके 1 तक, यानी 0.0 से स्टार्ट होगा, 0.1 इसी तरीके से स्टार्ट होगा और 1 पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं करके दिखाऊंगा, ये आप लोगों को दिखेगा। उसके बाद में है आपका नेक्स्ट जो है वो HSL। HSL में भी सेम वैसा ही होता है। यहाँ पे देखोगे तो परसेंटेज में ये वैल्यू दी जाती है, रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, उसका कोड इस तरीके से यहाँ पे नीचे दिखेगा, 120, 100%, 50 पिक्सल, तो बनता है आपका ग्रीन कलर। और इसी में अल्फा ऐड किया जाता है, जैसे कि 1। अभी इसका चाहे तो यहाँ पे चलो MDN पे भी है, CSS पे भी है, यहाँ पे W3 स्किल पे भी। यहाँ पे पहले देखते हैं, जैसे कलर्स बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके कलर होते हैं उन्होंने यहाँ पे पहले ये दिखा दिया है कलर जो भी आपको देना है। RGB वाले पे अगर आप क्लिक करोगे तो RGB के सारे कॉम्बिनेशंस दिखाई देंगे। ठीक है, जैसे ये RGB 25500 तो आपका क्या होता है, ये रेड हो गया। RGB 00255 तो आपका ब्लू हो गया। ऐसे अलग अलग कलर्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। ये देखो, ये एग्जांपल है उसके। ग्रे करना है जैसे 180 तो लाइट ग्रे, पूरा ग्रे, जैसा भी आपको रखना रहेगा। तो अलग अलग ये टाइप जो है, डायरेक्टली यहाँ से अगर ये कोड में कॉपी करूँगा तो भी चलता है। कॉपी किया मैंने, यहाँ से आ जाता हूँ। बैकग्राउंड कलर जैसे यहाँ पे दिया हुआ ये एक्वा, तो एक्वा की जगह पे मैंने यूज़ कर लिया वो कलर को, सेव कर दिया। रन करके अगर आप चेक करोगे तो आपको ये दिखाई देगा अभी। ठीक है, इसी को अगर मुझे थोड़ा सा और फेड करना है, जैसे कि अल्फा, तब अल्फा कहाँ से यूज होता है, मैं इसके ऊपर अगर होवर करूँगा ना तो यहाँ से भी आप RGB को डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे जब आओगे तो ये देखो, ये आपका कलर का फॉर्मेट का वैल्यू है। यहाँ पे देखना अगर वैल्यू चेंज होती है, जैसे अगर मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट किया तो ये चलो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके लाते हैं। ठीक है, ये मैंने रखा। अभी अल्फा मैंने थोड़ा सा चेंज किया। अब वैल्यू देखो यहाँ पे दिख रही है आपको, पॉइंट्स में चेंज हो रही है वो, ऊपर देखो वहाँ पे। तो मैंने थोड़ा सा एकदम ही फेड कर दिया उसको। ठीक है, ये देखो, सेव किया, रन करके अभी चेक करो, हुआ पहले से थोड़ा सा लाइट हुआ। ठीक है, एकदम ही अगर आप उसको 0 कर दोगे तो समझ लो कि आपने कोई बैकग्राउंड कलर लगाया ही नहीं है। अब मैंने एकदम ही हटा दिया उसको। ठीक है, यानी 0.0 कर दिया तो कोई मीनिंग ही नहीं है वो लगाने से। लेकिन थोड़ा सा फेड वगैरह आपको करना है तो इस तरीके से आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो, अल्फा वाली वैल्यू को। तो अभी ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब हेक्स कोड वाला भी देख लेते हैं। हेक्स कोड का जैसे यहाँ पे आपको मिल जाएगी वैल्यू, ये आपका हेक्स है। हेक्स के अंदर भी यहाँ पे आपको अलग अलग, जैसे कि ये यहाँ से चेंज किया जा सकता है। अगर यहाँ से भी आप लोग करोगे तो भी अलग अलग वैल्यूज़ मिलती रहेगी। यहाँ पे कलर्स देखो चेंज हो रहे हैं ऑटोमेटिकली, और ऑटोमेटिकली उसका कोड भी चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे आपको अगर ज़्यादा रखना है डार्क तो ऐसा रखो। तो ये डायरेक्टली यहाँ से कॉम्बिनेशन बना के इसको मैंने कॉपी किया, और ये RGB की जगह अभी मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। पेस्ट कर दो, सेव कर लो, यूज़ करो। ठीक है, तो हेक्स इस तरीके से काम होगा। और लास्ट जो है आपका, अभी नीचे जाओगे तो अलग अलग आपको यहाँ पे भी कोड मिल जाएंगे। थोड़ा सा वेबसाइट और आप लोगों को सर्च करना पड़ेगा तो और भी वेबसाइट्स मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे ये अभी HSL वाला आ गया, मैंने यूज़ कर लिया ये वाला। यहाँ से कॉपी करो, कुछ करना नहीं है, इसको याद वगैरह करना नहीं है आप लोगों को, डायरेक्टली कॉपी पेस्ट का काम करना है। कुछ कोड आप चाहे तो याद कर सकते हो जो बेसिकली आप लोगों को लगते रहते हैं, रेड हो गया, ग्रीन हो गया, जो भी आप लोगों को पता है, जो मोस्ट ऑफ टाइम आपको यूज में आने वाले हैं, वो चाहे तो याद भी कर सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से ये आपका कोड चलेगा कलर वाला। क्लियर है? कुछ डाउट इसमें कलर्स में? ठीक है, और भी कई वेबसाइट आप लोग सर्च करो थोड़ा सा। जैसे अभी यहाँ से मैं बैक आता हूँ तो और भी कई सारी कलर्स की वेबसाइट है। जैसे ये वेबसाइट पे आ जाओ तो यहाँ पे और कई सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। यहाँ से डायरेक्टली इस तरीके से भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी आप लोग आपके हिसाब से कलर कोड बना सकते हो। यहाँ पे जाते रहोगे तो ये आपका कोड बन रहा है। ये हेक्स का कोड हो गया, ये RGB का कोड हो गया, ये HSL वाला हो गया। यही आपको यूज़ करने हैं, यहाँ से डायरेक्टली बना सकते हो। कलर पिकर है ये आपका,
यहाँ से भी डायरेक्टली बनते हैं, कॉपी पेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट कलर, जो भी यहाँ से आपको जैसे यूज़ करना रहेगा आप वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हो। ये देखो अलग अलग वैल्यूज़ यहाँ से बन रही है। ये वैल्यूज़ जाके खाली कॉपी पेस्ट करके डाल देनी है आप लोगों को। ये कॉपी कर लो, कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर दो। हुआ क्या कॉपी? ठीक है, हुआ रहेगा। एक्स पूरा नहीं हुआ है मेरे ख्याल से, कोड के साथ में नहीं हुआ है ना। यहाँ से कॉपी कर लो फिर इसको। अब देखोगे तो दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को ये यूज़ करने हैं। अलग अलग कोड्स यहाँ पे भी आ जाओगे तो यहाँ से भी मिल जाएंगे आपको। सिर्फ आपको बनाना है और कुछ करना नहीं। यहाँ से डायरेक्टली जहाँ पे भी जाओगे, जो भी कलर शेड जो भी चाहिए उस पर अलग अलग उसके सारे कोड्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। हेक्सा का भी मिल जाएगा, HSL का भी मिल जाएगा। मेरे ख्याल से ये वेबसाइट ज़्यादा बेटर है, आपको सारे कलर्स उसके साथ में तीनों टाइप्स मिल जाते हैं एक ही जगह पे। जो भी आपको यूज़ करना है यहाँ से डायरेक्टली उठाओ, कॉपी पेस्ट करो और डायरेक्टली रन करो। ठीक है, क्लियर है। RGB वाला आपको VS कोड बाय डिफॉल्ट देता है, तो डायरेक्टली भी चाहो तो आप लोग वो यूज़ कर सकते हो। कुछ डाउट है तो पूछो, बाकी का फिर हम लोग कल आगे देखेंगे। अभी यूनिट्स में, सिलेक्टर में और कलर में क्या डाउट है आप पूछ सकते हो। सारे यूनिट्स आप लोग एक बार ट्राई करो, अलग अलग डिफरेंट ट्राई करो, उसको यूज़ करो। कलर्स अलग अलग सारे डिफरेंट यूज़ करके देखो और सारे सिलेक्टर भी यूज़ करके देखो। यूनिवर्सल वाला भी करो, ग्रुपिंग वाला भी करो, आपका ID और क्लास वाला भी ट्राई करके देखो। सारी चीज़ें इस तरीके से एक एक उसकी प्रैक्टिस करो। आगे ये आपको सब जगह काम में आने ही वाले हैं। ठीक है, ऑनलाइन में आज शायद सब लोग बाहर गए लगता है, एक ही जन है। कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, बाकी हम कल देखेंगे। ठीक है, जगदीश आपका कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप।